आप लोग जानते हो कि प्रोसेस क्या है। किसी भी चेंज को, जैसे कोई ए स्टेट से बी स्टेट में पहुंच रहा है, चाहे इसके केमिकल बॉन्ड चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर तो केमिकल बॉन्ड चेंज होके नए टाइप का कंपाउंड ये बन रहा है, तब मैं इसे केमिकल प्रोसेस बोलूंगा। और अगर इसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तब ये बोला जाएगा जस्ट कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो प्रोसेस हम किसी भी चेंज को बोल रहे होते हैं। अब हम यहां कंसर्न है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से, मतलब हमारा फोकस रहेगा हीट चेंज पर, वर्क पर और मिलती जुलती सारी चीजों पर। तो हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। जब कोई सिस्टम चेंज होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं हीट के फ्लो का। थर्मोडायनेमिक मतलब फ्लो ऑफ हीट। मैंने इसे हीट दिया, ये ए से बी में चेंज हो गया, तो मैं बोल सकता हूं ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। हम इन प्रोसेसेस को कई सारे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होगा? जब हीट देने पर या हीट सिस्टम से बाहर निकलने पर कोई सब्सटेंस एक से दूसरे में चेंज हो जाता है, कोई स्टेट एक से दूसरे में चेंज हो जाती है। वो केमिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी जस्ट वो कन्वर्ट हो सकता है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ये टर्म जो अब आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। प्रोसेस मींस चेंज। आइसोथर्मल हो सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है, आइसोबारिक प्रोसेस हो सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो सकता है, साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। मैं सबकी डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, लेकिन शॉर्ट में आप इनको जस्ट देखो कि ये क्या है। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। जब ए से कोई बी में चेंज आया, लेकिन इस चेंज में टेम्परेचर नहीं बदला, यहां भी टेम्परेचर टी था, यहां भी टेम्परेचर टी, बाकी और हमें पता नहीं। हमने सिर्फ एक चीज को फोकस किया था और वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने पाया कि वो बदला नहीं पूरे प्रोसेस में, तो मैं इस प्रोसेस को नाम दूंगा आइसोथर्मल। बाकी पैरामीटर से कुछ लेना देना नहीं, बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते। हो सकता है वॉल्यूम भी ना बदला हो सकता है वॉल्यूम बदल गया हो। आइसोथर्मल के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि आइसोथर्मल वो है जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है। तो भाई चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा प्रोसेस में? पहले भी टी था, बाद में भी टी हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो हुआ। एक और तरीका आप बोल सकते हो, दोज प्रोसेसेस इन विच चेंज इन टेम्परेचर, चेंज को एक डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जब जीरो हो या चेंज ना हो किसी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर, तब हम कहते हैं इसको कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। दूसरा, नंबर वन हो गया, नंबर टू पर आते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी आपको थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए, कि टेम्परेचर एक अलग चीज होती है एंड हीट एक अलग चीज होती है। इन दोनों का आपस में संबंध हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक ही चीजें नहीं है। हीट एनर्जी है, टेम्परेचर उस हीट का मेजरमेंट है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को हीट के पैकेट दिए, एनर्जी के पैकेट दिए, तो इसके हीट कंटेंट बढ़ गए। क्यों बढ़ गया? इसकी एनर्जी कम कर दी मैंने, इसकी हीट कम हो गई, ये एक बात अलग है।
जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये एक टेम्परेचर बढ़ेगा मींस क्या बढ़ेगा, मैं अब इस क्यू का मेजरमेंट कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कहता हूं डिस्टेंस एंड मीटर। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को नापने का तरीका क्या है, एक उसकी यूनिट है, मीटर में नापता है। एनर्जी मैंने दी, उस एनर्जी का मेजरमेंट टेम्परेचर के जरिए किया जाता है। उस एनर्जी को हम किसी मटेरियल की बहुत सारी टाइप में बांटते हैं, उनमें से एक है हीट। तो ये आइसोथर्मल होना, सेम टेम्परेचर होना है। एडियाबेटिक होना क्या है, सेम अमाउंट ऑफ हीट इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये है एडियाबेटिक प्रोसेस। टेम्परेचर एक अलग बात है। टेम्परेचर का जब मेजरमेंट हम करेंगे तो रिलेट करेंगे आइसोथर्मल से। एक मेरे पास था, कोई सपोज करते हैं ए स्टेट थी इनिशियल, प्रोसेस होके ये बी में कन्वर्ट हो गया। इसके हीट कंटेंट यानी इसकी अपनी एनर्जी क्यू थी, इसकी भी बिल्कुल एनर्जी क्यू ही थी, सेम एनर्जी थी। भाई टेम्परेचर पता नहीं, टेम्परेचर के बारे में हमें कितना था, सेम था या डिफरेंट था, अलग चीज है टेम्परेचर। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जब आप थोड़ी सी डिटेल जानोगे तो आपको आइडिया लगेगा। थोड़ी सी बात जल्दी से ये गले नहीं उतरती है कि कैसे हो जाएगा कि हीट अलग होगी तो टेम्परेचर। हो सकता है, बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल। आप यहां से समझो, मैं एक आयरन का पीस लेता हूं, एक एल्यूमिनियम का पीस, दोनों को बराबर हीट देता हूं मैं, इसका टेम्परेचर अलग बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर अलग बढ़ेगा। हीट कैपेसिटी भी अलग होगी, हीट कंटेंट, कितनी हीट उसको लेने की टेंडेंसी है अपने अंदर, ये बात अलग अलग होगी दोनों के लिए। वेल, एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, दोनों की हीट बराबर बराबर होती है। दैट मीन्स डेल्टा क्यू इसमें 0 होता है, तब हम इसे एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। प्रोसेस मतलब चेंज। इसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस। बाकी के बारे में, मान लो हीट कंटेंट सेम है, प्रेशर पता नहीं, सेम भी है, हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, वॉल्यूम सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, बात ही नहीं कर रहे हम उसकी, सिर्फ हीट की बात कर रहे हैं किसी प्रोसेस में। एक एक पैरामीटर से एक एक प्रोसेस का नाम फिक्स कर रहे हैं। अब आती है बात आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबार, बार प्रेशर के लिए यूज होता है। ए स्टेट से कोई बी स्टेट में पहुंच गया, ए से जब ये बी स्टेट में पहुंच चुका है तो ये प्रोसेस हो गया। ए का भी प्रेशर पी था, बी का भी प्रेशर पी था। दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच initial state and final state have same pressure means delta P is equal to 0, change in pressure 0। ऐसे प्रोसेस को बोला जाएगा कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। वॉल्यूम क्या हो सकता है आइसोबारिक प्रोसेस में, पता नहीं, सेम भी हो सकता है और इट में बी डिफरेंट, दोनों सेट पॉसिबल है। हीट क्या हो सकती है, पता नहीं, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है। टेम्परेचर क्या हो सकता है आइसोबारिक में, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, पता नहीं। भाई बात तो हम प्रेशर की कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर का हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है। एक प्रॉपर्टी को लेकर के बात हो रही,
आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इनिशियल से फाइनल तो बना लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देते। आइसोकोर वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है। वॉल्यूम यहां भी वी है, यहां भी वी है। बाकी दूसरे पैरामीटर हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ वॉल्यूम का पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, जो कि चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रखना है। जैसे अगर मैंने ये कंटेनर लिया, गैस फिल कर दी इसमें, इसको मैं मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, मैं टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूं और यहां इसे जाम कर देता हूं, इसको बिल्कुल पिस्टन को यहां एक स्क्रू लगाकर इस स्क्रू को मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया, हिलने नहीं दे रहा हूं मैं इसे। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां से हम इसे हटने नहीं दे रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम यहां टेम्परेचर T1 था, यहां टेम्परेचर हाई हो गया, T2 हो गया। यहां प्रेशर P1 था, प्रेशर यहां P2 हो गया, लेकिन यहां भी वॉल्यूम V है, यहां भी वॉल्यूम V है। ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V 0 रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, V माइनस V 0। साइक्लिक प्रोसेस बड़ा सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, घूम फिर करके अपनी जगह पर पहुंच गए। सवेरे जहां से चले थे शाम को वहीं पहुंच गए। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए। कई सारे प्रोसेसेस का ऐसा सम कि वापस इनिशियल रिएक्टेंट बन जाए, इनिशियल स्टेज वापस आ जाए, ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट वापस अचीव हो जाए। कम से कम 3 स्टेप तो होंगे ही होंगे, 1 2 3 4 थे। ए से बी, बी से सी, सी से ए, मिनिमम से मिनिमम 3 स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब जब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गया, ओरिजिनल स्टेट में पहुंचने पर इसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर सेम हो सकते हैं। मेनली कौन सा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, मेनली इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी ए की। साइक्लिक प्रोसेस में क्या चीज सेम होती है भाई, ए वही वाला ए है जो ये बी में कन्वर्ट हो रहा था, फिर ये डी से बन गया, सेम ए है तो इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी सेम होगी। मींस यहां डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, साइक्लिक प्रोसेस में 0 आएगा। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट में जब हम नेट मिला करके सारी एनर्जीज का सम कर देंगे तो एनर्जी चेंज 0 रहेगा। अब आते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस पर। ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जब कोई एक प्रोसेस है ए से बी बन रहा है, बी से वापस फिर ए बन जाता है। रिवर्सिबल एक प्रोसेस है भाई। मॉल में देखते हो आप, एक मॉल में ग्राउंड फ्लोर है, एक ये फर्स्ट फ्लोर है, एस्केलेटर लगे हुए हैं यहां पर। ये एस्केलेटर से क्या हो रहा है, लोग नीचे आ रहे हैं। एक और एस्केलेटर बराबर में ही होता है, यूजुअली बराबर में होता है, कभी कभी अलग भी होता है। यहाँ ऊपर जा रहे हैं, यहाँ 100 लोग हैं, यहाँ 50 है। मान लो 2 लोग इधर आ रहे हैं ऊपर से नीचे, 3 लोग ऊपर जा रहे हैं नीचे से ऊपर।
रिवर्सिबिलिटी है, यहां 2 कम हो गए लेकिन 3 बढ़ गए, इफेक्टिवली 1 बढ़ गया। पर मिनट की बात होती है, अगर पर मिनट इफेक्टिवली 1 बढ़ रहा है, यहां इफेक्टिवली 1 कम हो रहा है, लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल माना जाएगा। रिवर्सिबल जो प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चल रहा हो, इनिशियल से फाइनल, फाइनल से वही इनिशियल। साइक्लिक नहीं, साइक्लिक अलग है। साइक्लिक में ए से पहले बी बनता है, बी से सी, सी से फिर वापस ए। दिस इज नॉट रिवर्सिबल। ए जो बना बी से नहीं बना, सी से बना। सी ए से नहीं बन रहा था, बी से बन रहा था। ये साइक्लिक प्रोसेस है, कई सारे स्टेप का सम है। ये वही फॉरवर्ड जाते जाते यही रिवर्स हो गया, तो इसको बोलेंगे हम कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल के बाद इरिवर्सिबल कभी आता है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंज करते हैं। मान लो ए से बी बन रहा है, बस ए से बी से वापस ए आ ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल अब लो एक एस्केलेटर का, ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, हर मिनट ऊपर से नीचे, जैसे मान लो 11 बज गए, मॉल की टाइम खत्म, अब ये नीचे वाला बंद कर देते हैं, यहाँ खड़ा कर देते हैं एक बंदा, ये ऊपर नहीं जाना बस अब। लेकिन जो ऊपर है वो तो नीचे आएंगे, आते रहेंगे आते रहेंगे, या यहाँ है ही नहीं एस्केलेटर, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि ये ऊपर से बस एक डायरेक्शन में आ रहा है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये नीचे से ऊपर वापस नहीं जा रहे हैं। ऐसे प्रोसेसेस को बोला जाएगा कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। 4 या 5 मैंने डेफिनेशन बताई है आपको। देखो, जो मेन बात है वो आपको क्या ध्यान रखनी है, ये 2-3 बातें याद रखनी। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी 0, ये याद रखो। एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू 0, ये याद रखना। आइसोबारिक के लिए डेल्टा पी 0, आइसोकोरिक के लिए डेल्टा वी 0, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई 0, वेयर ई इज इंटरनल एनर्जी। ये ओवरऑल, इसको छोड़ दो, भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए तो बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है, वो जब हम बाद में देखेंगे तो इकट्ठी इसको बता पाएंगे कि इसके लिए क्या क्या पैरामीटर चेंज होते हैं। इन सारे प्रोसेसेस के बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है और उसका हीट के साथ क्या रिलेशन होता है। इंटरनल एनर्जी एंड हीट, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अपनी कोई एनर्जी होती है। देखो, कंसीडर करो, कोई सिस्टम है, इसमें मॉलिक्यूल है, कहां से आएगी एनर्जी, ये देखना है। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? मतलब है इंटरनल एनर्जी का सारी की सारी एनर्जीज का एल्जेब्रिक सम। कौन सी एनर्जीज? मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे, मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहे होंगे, कुछ रोटेशनल एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल जब टकरा रहे होंगे तो कुछ वाइब्रेशन भी कर रहे होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी।
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहां फोर्सेस वर्क कर रही हैं, उनकी अपनी कोई है। इसका मतलब यह है कि सारी टाइप की एनर्जीज जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, उनका एल्जेब्रिक सम, उनका सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम इंटरनल एनर्जी 100% एब्सोल्यूट वैल्यू चेक नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी। कैसे बताएंगे? क्या क्या नापेंगे? वेलोसिटी नापेंगे इसकी, मास लेंगे, वाइब्रेशन कैसे चेक करेंगे, रोटेशन कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहां लेंगे। हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी चेक नहीं करते, लेकिन किसी प्रोसेस में उसका अंतर, डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ये ए है मेरे पास, ये बी है। इसकी मुझे नहीं पता कि एनर्जी कितनी थी, मान लिया मैंने E1 है, मान लिया मैंने E2 है। एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं पता है मुझे, लेकिन ए से बी तक पहुंचने में जो अंतर आया है E2 माइनस E1, ये मैंने चेक करना है, और यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है। मींस इंटरनल एनर्जी का 100% प्योर एब्सोल्यूट वैल्यू का पता किया जाना पॉसिबल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जरूरी भी नहीं है। हमें क्या करना है इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू से? हमें तो प्रोसेस देखने हैं, प्रोसेस में तो हमें चेंज देखना है, और चेंज हम पता कर सकते हैं। तो पहली बात, आपको डेफिनेशन पता हो इंटरनल एनर्जी की। एवरी सिस्टम हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जीज ऑफ मैटर, मैटर का मतलब एनर्जी होगी उसमें, डेफिनेट अमाउंट होगा। मैटर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एटम बढ़ेंगे, क्योंकि इस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन होंगे, ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, एंड सो ऑन। बहुत सारी हमें पता नहीं भी है, हमें पता करने भी नहीं है, क्योंकि हमें तो अंतर देखना होगा दो स्टेट का बस। अब अगर ये कहा जाए कि इंटरनल एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी इंटरनल एनर्जी के बारे में पता चल जाने से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, एक तो ये बात, और क्या होती है इंटरनल एनर्जी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बात हमें अगर जाननी है तो हम कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी की। नंबर 1 देखोगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब मटेरियल बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर मैं 1 ग्राम मटेरियल लेता हूं कोई, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। अगर मैं मटेरियल इसका 1 से ज्यादा कर देता हूं तो वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। मींस इंटरनल एनर्जी मटेरियल पर डिपेंड करती है। भाई आपके पास एक है कोई, इसका मास सपोज करते हैं आयरन है ये, मैंने 10 ग्राम लिया, दूसरा एक ब्लॉक लिया 20 ग्राम लिया आयरन। इसमें क्योंकि एटम ज्यादा है तो इसलिए इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है आयरन की? अगर मैं आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लेता हूं तो चाहे 10 ग्राम आयरन लो चाहे 20 ग्राम आयरन लो, मेल्टिंग पॉइंट तो जो भी होगा वो फिक्स होगा, कांस्टेंट वैल्यू होती है ये तो। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, मटेरियल पर डिपेंड करती है, एक बात। दूसरी बात,
इंटरनल एनर्जी इज स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट पर डिपेंड करती है। मेरे पास अगर कोई सिस्टम किसी एक स्टेट में है, स्टेट होने का मतलब सारी बातें हमने इसकी फिक्स कर रखी हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, ये सारी चीजें मैंने कांस्टेंट कर रखी हैं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे ही मैं प्रेशर चेंज करूंगा इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इसकी स्टेट पर डिपेंड करती है। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, अगर चेंज देखा जाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, स्टेट पर डिपेंड करती है। मान लो मैं, देखना इस प्रोसेस को, मैंने क्या किया, यहां से ये था मेरे पास P1, V1, T1, N1, एक स्टेट थी, ये स्टेट ए थी। मैंने चेंज कर दिया इसको, स्टेट को बी स्टेट में लेकर के आया। बी स्टेट में मैंने प्रेशर चेंज कर दिया, P2, V2, टेम्परेचर T1 रहने दिया, नंबर ऑफ मोल N1 रहने दिया। फिर मैं इसको स्टेट ए में ले आया। स्टेट ए में लाने का मतलब यही पहले वाला, ये बी स्टेट है, फिर वापस ए स्टेट में ले आया मैं। स्टेट ए में फिर क्यों ला करके क्या आ जाएगा, इसका प्रेशर P1, V1, T1 एंड N1, ये स्टेट ए अगेन। कौन डिफाइन करेगा स्टेट, ये वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। तो इंटरनल एनर्जी जो यहां थी अभी तो चेंज हो गई थी, E1 हो गई थी, EB हो गई थी, EA से। अब ये वापस EA हो जाएगी और उसकी वैल्यू यही होगी जो यहां पर थी। पाथ आप कुछ भी रखो, वापस अगर आपने वही मटेरियल उसी स्टेट का बना दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी होगी। यानी ये पाथ पर डिपेंड क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, अपनी स्टेट पर डिपेंड करेगी, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। जो भी स्टेट है ये जहां पर ये एग्जिस्ट करती है उस स्टेट पर इसको डिपेंड करना चाहिए। एक बात ये होगी। इसके बाद देखो आगे, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक प्रोसेस, ये बात हम पहले से कर चुके हैं। ए से बी बनाते हैं, डेल्टा ई, अभी मैंने साइक्लिक प्रोसेस बताए थे, डेल्टा ई बताया था कि 0 होता है। डेल्टा ई 0 क्या होगा, ई फाइनल यानी E2 माइनस E1, दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी तो 0 आएगा। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता साइक्लिक प्रोसेस में। ई पार्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मैंने कोई आइडियल गैस ली, किसी डब्बे में कोई एक गैस भरी हुई है और ये मोशन करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, कोलाइड करते रहते हैं इधर उधर। टेम्परेचर का फंक्शन है ये, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। फंक्शन होने का क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ऐसे ऐसे इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। हीट नहीं, हीट इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट है। इंटरनल एनर्जी में तो सभी कुछ शामिल है, मोशन भी शामिल है, वेलोसिटी भी शामिल है, बॉन्ड भी शामिल है, बॉन्ड एनर्जी भी शामिल है। तो हीट इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन हीट, सिर्फ अकेले हीट को हम इंटरनल एनर्जी नहीं कहते। सारी एनर्जीज के अलजेब्रिक सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्या बात है ये लास्ट वाली, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है। एक बात ये हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी पर तो डिपेंड करती ही है, ये लास्ट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अभी हमने कहा था कि ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये वही तो बात है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना ही तो मास पर डिपेंड करेगा।
internal energy of system depends upon the quantity of substance its and its chemical nature. और किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर। अभी हमने कहा था टेम्परेचर का फंक्शन प्रेशर पर यानी स्टेट पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर। जैसे मैं बोलता हूं कि यहां पर किसी की इंटरनल एनर्जी सपोज करते हैं V1 T1 P1 नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी इंटरनल एनर्जी अपनी कुछ है ई इंटरनल एनर्जी। अगर मैं ये चेंज कर दूंगा, V2 कर दूंगा, टेम्परेचर T2 P2 N कुछ भी चेंज कर दूंगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्वांटिटी पर दैट मींस नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी, वॉल्यूम पर भी, इन सारी चीजों पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। तो हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता कर सकते, और जो इसकी यूनिट्स होती हैं वो क्या होंगी? जो नॉर्मल एनर्जी की यूनिट होती हैं, अर्ज है जैसे, जूल है, कैलोरी है, ये सारी एनर्जी की यूनिट। हम इंटरनल एनर्जी को अर्ज में इंडिकेट कर सकते हैं या जूल में इंडिकेट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। बहुत छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है जूल जो होती है, ये हम बता सकते हैं इसको। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हम इसके एक इनफैक्ट चेंज पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज करना है तब हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कोई ए से बी प्रोसेस हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बात हम कर चुके कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताई जा सकती है, लेकिन चेंज बताया जा सकता है। कोई प्रोसेस ए है, ए से बी वाला प्रोसेस है, इसकी इंटरनल एनर्जी ई इनिशियल मान ली मैंने, इसकी इंटरनल एनर्जी स्टेट चेंज हो गई तो फाइनल मान ली। डेल्टा ई क्या होगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। लास्ट स्टेट जो आई है बाद में, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी कम थी, इसकी एनर्जी 5 थी, इसकी 10, तो 10 में से 5 चले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर बाद में एनर्जी कम हो गई और इसकी एनर्जी ज्यादा थी, मान लो ये 20 थी और ये एनर्जी रहेगी 10, फाइनल माइनस इनिशियल, अब नेगेटिव वैल्यू आएगी। डेल्टा ई का नेगेटिव एंड पॉजिटिव होना ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर बाद वाली वैल्यू ज्यादा है, पहले वाली कम है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। पॉजिटिव वैल्यू मतलब बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है मतलब बाद की एनर्जी कम है, पहले वाली एनर्जी ज्यादा है, तो कुछ एनर्जी बच जाएगी तो रिलीज होगी, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मींस नेगेटिव वैल्यू आएगी डेल्टा ई की। ये है अंतर दोनों में। डेल्टा ई पॉजिटिव होगा, डेल्टा ई या फिर नेगेटिव होगा। तो डेल्टा ई हम फाइनली डिसाइड करेंगे दो तरह से, आइदर इट विल बी पॉजिटिव, डेल्टा ई इज पॉजिटिव कब? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल जब मैं करूंगा, ई फाइनल बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। ये ई फाइनल बड़ा होना चाहिए ई इनिशियल से। और डेल्टा ई हमारे पास नेगेटिव आएगा कब? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ई फाइनल छोटा है
प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, दैट मीन्स कुछ एनर्जी बची रह जाएगी जो रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन होंगे एक्सोथर्मिक टाइप, और ये रिएक्शन होंगे एंडोथर्मिक टाइप। डन हो गई बात। ये हम इसको एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक से रिलेट कर सकते हैं अगर हम चेन चेक करते हैं तो। हीट चेन चेक करने में ये काम किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क के लिए साइन कन्वेंशन बताने से पहले हम किसी एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं। कोई एक सिस्टम है जो कि क्लोज सिस्टम है। हम इसको अगर हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, क्यों दिया हमने इसको, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। इस क्यू से इसके हीट कंटेंट बढ़ जाएंगे। क्यू गिवन टू सिस्टम, किसने दी? सराउंडिंग है ना इसके आसपास, बाय सराउंडिंग। कई बार क्या हो सकता है, कोई एक मेरे पास क्यू है, ये सिस्टम से बाहर निकाल लिया मैंने। टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या होता है कि हम उससे क्यू हीट बाहर निकाल लेते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, टेम्परेचर भी कम हो सकता है। अब मैं क्या बोलूंगा, क्यू दैट मीन्स हीट गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। क्यू ने हीट दे दी, लेकिन जब ये हीट दे दी, किसे दी? सराउंडिंग को दी, आसपास। जैसे हम किचन में जब खाना बनता है तो क्या होता है, गैस से हीट निकल रही है, भाप निकल रही है खाने से, वो सारी कहां जा रही है? सराउंडिंग में, आसपास एनवायरमेंट में चली जा रही है, और उससे कुछ हीट भी निकलती है। थोड़ी देर के बाद वो कूल हो जाता है, कहां चली जाती है वो हीट? वो हीट सिस्टम से निकलकर बाहर एनवायरमेंट में चली जाती है, जिसको यहां हम नाम दे रहे हैं सराउंडिंग। हीट गिवन टू सिस्टम, जब बर्नर पर हम गर्म करते हैं तो बर्नर से हम यानी बाहर सराउंडिंग से सिस्टम को, यानी जिसमें खाना कुक हो रहा है, पक रहा है खाना, उसको दे रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं। तो ये टर्म्स ध्यान रखने हैं, गिवन टू सिस्टम, गिवन बाय द सिस्टम। ये सिस्टम ने हीट बाहर दी सराउंडिंग को, ये सराउंडिंग ने हीट दी सिस्टम को। अब वर्क की बात होती है। वर्क सीधा सीधा सा होता है, एक वर्क को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या बोला जा सकता है? वर्क फोर्स एंड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही तो कहते हैं हम। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो सीधी सी बात ये बोली जाएगी कि वर्क नहीं हुआ है। क्या कहना चाहिए? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई चीज ब्लॉक है, उस पर आप फोर्स लगाते हो, ये खिसक गई 5 मीटर, 2 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई थी, फोर्स। इस फोर्स को मैं प्रेशर पर यूनिट एरिया कह सकता हूं। एंड ये आएगा मेरे पास
अब अगर जस्ट इतना बोला जाए आपसे, हाँ मैं यस गलती लिख कर दी मैंने भाई, सॉरी। ये इनफैक्ट है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये था फोर्स की जगह, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये होगा वर्क। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स विल बी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये आएगा। वर्क की बात अगर हम करते हैं, वर्क कितना हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और डिस्टेंस की बात अगर मैं करता हूं तो ये तीसरी डायमेंशन हो गई, ये भी मीटर में लिया जाएगा, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम आ जाता है। ये वॉल्यूम जिसमें चेंज आया है, तो पी वी हो गया, पी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, या मुझे अगर इसे स्पेसिफाई करना है तो चेंज इन वॉल्यूम। इसको हम इस पिस्टन पर अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर जब आप अप्लाई करोगे इसको, एक ये मूवेबल पिस्टन था, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने पर प्रेशर हुआ, प्रेशर बढ़ाने पर यहां ये डाउनवर्ड मूव कर गया, V2 V1, इनिशियल वॉल्यूम पूरे इस पिस्टन के अंदर जो सारा सिस्टम है इसका वॉल्यूम V1, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम V2, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। कितना वर्क हुआ, वो वर्क हो जाएगा P डेल्टा V, डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम। अब दो बातें मैं बता चुका आपको कि हीट चेंज क्या होगा, अब दो बातें और मैं बता रहा हूं कि वर्क सिस्टम कैसे करेगा और सिस्टम पर कैसे होगा। ये दो बातें हम इस तरह सोच सकते हैं कि जब कोई मूवेबल पिस्टन अप टू डाउन मूव करता है, ऐसे इसको मैंने प्रेशराइज किया, ये डाउनवर्ड आ गया, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, ए से बी, ये प्रोसेस हुआ है कंप्रेशन, कंप्रेस हुआ है, ज्यादा वॉल्यूम था, कम वॉल्यूम हो गया, मैं कह सकता हूं वॉल्यूम रिड्यूसेस। बाहर से किसी ने वर्क किया, वर्क तो हुआ, कितना वर्क हुआ है, जो प्रेशर था मल्टीप्लाइड डेल्टा वी, इतना ये वर्क हुआ, ये है वर्क के बराबर। लेकिन ये वर्क बाहर से सिस्टम पर हुआ, ये जो प्रोसेस किया मैंने, इस प्रोसेस में वर्क डन बाय द सराउंडिंग, ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, एक ये पैटर्न है वर्क के लिए।
वर्क के लिए सेकंड एक और पैटर्न है, मैं रिवर्स प्रोसेस करूं। मतलब मेरे पास एक एक्स स्टेट थी, मूवेबल पिस्टन था, ये कोई एक्स स्टेट है, इसमें हमने कोई ऐसा चेंज किया कि ये एक्सपेंड कर गई गैस, अंदर से कुछ चेंज आया, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, ये एक्सपेंड करके वॉल्यूम बढ़ गया। अब V2 यहां ये है, वॉल्यूम अब इसका है, ये V1 था, X से ये Y में पहुंचा दिया मैंने इसे। X से Y में पहुंचाना मीन्स इस प्रोसेस में हमने नाम दिया इस प्रोसेस को एक्सपेंशन। इंक्रीज इन वॉल्यूम, यहां भी वर्क डन होगा। जो प्रेशर है, ये अब प्रेशर इस गैस ने पिस्टन पर अपवर्ड अप्लाई किया है, P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। इनके साइन की बात करनी है, यहां हम क्या यूज करते हैं केमिस्ट्री में। दो प्रोसेस हुए, एक प्रोसेस मैंने पिस्टन को दबा करके वर्क किया सिस्टम पर, सेकंड प्रोसेस इस सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पर। वर्क इज डन बाय द सिस्टम on the surrounding. Work is done by the surrounding on the system. Heat is given to the system by surrounding. Heat is given to the surrounding by the system. ये चार प्रोसेसेस हैं, इसमें हमें साइन कन्वेंशन की बात करनी है। अब ये देखो कि हम इनके साइन कन्वेंशन किस तरह से कंसीडर करते हैं। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, Q इज पॉजिटिव, मतलब ये पूरा सिस्टम है कोई, हमने हीट दी इसको Q, Q पॉजिटिव लिखा जाएगा यहां। हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम, Q नेगेटिव। सिस्टम ने हीट दी, सिस्टम से बाहर आ गई हीट, Q नेगेटिव। सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक टाइप, एंडोथर्मिक टाइप। लेकिन हम क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के लिए करते हैं, ये तो फिजिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं, इसलिए ये टर्म नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर जो किया यहां ज्यादा है, ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, W नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा, सिस्टम पर वर्क हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम, W नेगेटिव। ये चार कन्वेंशन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बड़ी अच्छी तरह से।